अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं कौमी असम्बली में बराह रास्त, जहां वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद इज़हार ख्याल कर रहे हैं। इटली, स्पेन और बाकी दुनिया की मिसालें नहीं देता, सीधा अपने नाइबर, अपने हमसाए की तरफ आ जाता हूं। हमसाया है भारत। इन्होंने कहा था कि लॉकडाउन, हमने भी 14 दिन का लॉकडाउन किया था, लेकिन सबसे ज्यादा अरसे के लिए जिन्होंने लॉकडाउन किया वो है इंडिया। 25 मार्च को इंडिया फैसला करती है कि हमने मुल्क को बंद करना है। स्पीकर साहब, 25 मार्च को टोटल इंडिया के केसेस होते हैं 635 केसेस पे पूरे इंडिया को बंद किया जाता है 25 मार्च से लेकर 1 जून तक। लेकिन स्पीकर साहब, जब लॉकडाउन उठाया जाता है केसेस पहुंच जाते हैं 1,90,000 तक। तो जो आपने हमसाया मुल्क की बात की, उनका क्या हुआ? आपने जो दुनिया की बात की कि उनकी मजबूत मईशत है। स्पीकर साहब, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं हमें याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कर्जों के दलदल में हमने नहीं धकेला, इनकी वजह से। पाकिस्तान के सेहत का सिस्टम ऐसा कि ये अपना इलाज और अपने खानदान का इलाज भी इन अस्पतालों में नहीं करते। इसी मईशत में, इन्हीं सेहत की सहूलियात में हम कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, इन्होंने कहा ना, इन्होंने इमरान खान के बयान जो है रिपीट किए। इमरान खान ने पहले दिन से कहा था कि हमने यहां पे मरज से भी पाकिस्तानियों को बचाना है, हमने पाकिस्तानियों को भूख से भी बचाना है, हमने पाकिस्तानियों को बेरोजगारी से भी बचाना है। स्पीकर साहब, ये 3 नुकात थे, इसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो स्पीकर साहब, जब यहां पे इन 3 नुकात के ऊपर हम काम कर रहे थे, इन्होंने क्या कहा कि भूख से कोई नहीं मरता। पाकिस्तान के जहां पे हर साल हजारों लोग भूख से मरते हैं। स्पीकर साहब, हमने क्या इक़दाम उठाए, मैं उनकी तरफ पहले आ जाऊं कि दुनिया के अंदर जब अमेरिका ने लॉकडाउन भी किया, उनकी मईशत भी हमसे मजबूत, 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। स्पीकर साहब, इस कोरोना की क्राइसिस में ये कह रहे हैं कि कोरोना को इमरान खान ने फैलाया, ये कह रहे हैं कि कोरोना के पीछे ना छुपे। मैं आपके सामने इंडिकेटर्स भी रखूंगा। 4 नुकात के ऊपर इन्होंने बात की है, कोरोना के ऊपर, बजट के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर और सूबों के ऊपर। उन तमाम का मैं हकायक आपके सामने रखता हूं कि अमेरिका के अंदर 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इंडिया के अंदर 12 करोड़ लोग बेरोजगारी का शिकार बने इस कोरोना की वबा की वजह से। और इंडिया के हवाले से रिपोर्ट आई कि आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुकी है। स्पीकर साहब, वो क्या था कि बंद कर दो, और आखिर में इनकी तरफ से एक जुमला मुंह से निकला कि वो थोड़ा सा मसले का हल या स्ट्रेटेजी हो सकती है, वो है TTQ, ट्रैक, ट्रेस और फिर क्वारंटीन, टेस्टिंग और क्वारंटीन। TTQ के ऊपर सबसे पहले इंप्लीमेंटेशन खैबर पख्तूनख्वा में 28 फरवरी से शुरू हो चुकी है। स्पीकर साहब, यही तो हम आपको कह रहे थे कि स्मार्ट लॉकडाउन के हॉटस्पॉट जो आपको नजर आ जाए वहां पे आप लॉकडाउन करें, आप टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें, क्वारंटीन करें, क्योंकि आपकी मईशत भी चले। और यहां पे दुनिया के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। पाकिस्तान तो मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान में तो यहां पे 25% आबादी पहले से आप गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। तो स्पीकर साहब, स्ट्रेटेजी क्या थी कि आपकी लोगों को बेरोजगारी से भी बचाना, मरज से भी बचाना, भूख से भी बचाना, ये थी स्ट्रेटेजी। इसके लिए क्या किया? एहसास प्रोग्राम, इन्होंने बेस्ट का नाम लिया, इनका बेनजीर, इनका सपोर्ट प्रोग्राम चला जरूर था। स्पीकर साहब, 8 लाख लोगों को जाली बुनियादों पे इन्होंने इन प्रोग्राम में रखा था। एहसास प्रोग्राम 1,60,00,000 खानदानों को 12,000 फी खानदान इमरान खान ने दिया। इस मौजूदा वबा में जब लोग बेरोजगारी का शिकार हुए स्पीकर साहब, तो इमरान खान सबसे पहले मजदूर का, दिहाड़ीदार का, रेड़े वाले का, टैक्सी ड्राइवर का, इन लोगों का ख्याल इमरान खान ने किया और 1,60,00,000 खानदानों को 12,000 रुपए दिए इमरान खान ने। इसके साथ साथ दूसरा कि इस खित्ते के अंदर और अपनी इकोनॉमी को देखते हुए दुनिया की बाकी जो मजबूत इकोनॉमीज है उनके मुकाबले में अगर आप देखें, 1200 अरब का पैकेज हमने यहां पे इस मुश्किल बहरान में दिया। लेकिन स्पीकर साहब, ये तो हमेशा कहते कि ये कौन होते हैं मुझसे सवाल पूछने वाले।
हम जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं। जरा मैं अब सवाल करता हूं कि हमने तो आपको 33 लाख से जायद जो है वो हमने सिर्फ सिंध के अंदर लोगों को 12,000 फी खानदान दिया। आपने वादा किया था राशन का। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भाषण के अलावा किसी को राशन वहां पे मिला है कि नहीं मिला? इनकी तरफ से ये जरूर कहा गया स्पीकर साहब कि 5 खानदानों को दिया है। दूसरा वजीर आता है कि 3.5 लाख खानदानों को राशन दिया। तीसरा आता है कि 1 लाख खानदानों को राशन दिया। आज तक किसी को पता नहीं चला। स्पीकर साहब, हमने जो इमरजेंसी बुनियादों पे सेहत के लिए कुछ किया, मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। नंबर 1 कि कोरोना से पहले, मार्च से पहले पाकिस्तान के अंदर 2 लैब्स थे। आज पाकिस्तान में 70 सालों में 2 लैब्स, सिर्फ 3 महीने के अंदर में इमरान खान की वजह से 111 लैब्स है। स्पीकर साहब, 100 टेस्टिंग कैपेसिटी थी मार्च के अंदर आपकी, आज आपकी 50,000 से ज्यादा टेस्टिंग कैपेसिटी हो चुकी है। स्पीकर साहब, आपके पास जो वेंटिलेटर्स थे 70 सालों में, आपने 2 महीने में उसको डबल कर दिया। स्पीकर साहब, ऑक्सीजनेटेड बेड जो थे उसको 70 साल एक तरफ और 3 महीने दूसरी तरफ उसको भी डबल किया गया। स्पीकर साहब, मैं बात कर रहा हूं कि 70 साल में सेहत की सहूलियात के जो वेंटिलेटर, जो ऑक्सीजनेटेड बेड्स, जो आपके पास टेस्टिंग कैपेसिटी, जो आपके पास लैब्स थे, वो 2 महीने में उससे कहीं गुना ज्यादा इमरान खान ने इस आलमी वबा के दौरान पाकिस्तानियों को दिया। अब स्पीकर साहब, एक और चीज कि 2150 मजीद जुलाई तक जो है ऑक्सीजनेटेड बेड सूबों को दे दिए जाएंगे। अब स्पीकर साहब, इन्होंने कहा कि इस बजट में इन्होंने क्या रखा है? सेहत का बजट इजाफा हो गया है, तालीम का बजट इजाफा हो गया है, लेकिन कोरोना की वजह से हमने 50 अरब का पैकेज सेहत का मजीद दे दिया है। 18वीं तरमीम और एनएफसी के शेयर की जरूर बात करते हैं, लेकिन क्या हम ये पूछ सकते हैं कि 5.5 करोड़ 8 सालों में सेहत के सीन का बजट था, वो कहां पे खर्च हुआ? स्पीकर साहब, एक सवाल पूछने की जसारत किसी ने की थी, इनकी तरफ से गालियां दी गई। स्पीकर साहब, हमने 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 देने का वादा किया था, 1 करोड़ 60 लाख खानदानों तक पहुंचे, लेकिन आपने राशन का वादा किया था। हम सवाल नहीं पूछ सकते। वेंटिलेटर्स में तो इजाफा भी हो रहा है, लेकिन आपके जो कराची के अंदर जिस वक्त वेंटिलेटर्स दस्तयाब थे, अभी कोरोना नहीं फैला था, वहां पे डॉक्टर फुरकान जो लोगों की खिदमत कर रहा था, आप तकरीरें तो जान सकते हैं, आप डॉक्टर्स और नर्सेस के ऊपर इमोशनल तकरीरें जान सकते हैं, उनकी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि डॉक्टर फुरकान की अहलिया को जब मैंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में सुना, मुझे दुख हो रहा था, मुझे रोना आ रहा था कि एक डॉक्टर जो मसीहा है, जो हम सब की खिदमत कर रहा था, जो आपकी कराची के लोगों की खिदमत कर रहा था, वो एड़िया रगड़ रगड़ के सड़क पे एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा, उसको वेंटिलेटर दस्तयाब नहीं था। स्पीकर साहब, तो स्पीकर साहब, इन चीज का भी हवाला देना चाहिए। ये था कोरोना के ऊपर लोकस की इन्होंने बात की। स्पीकर साहब, ये तो बताया कि जहाज वहां पे खड़ा है, लेकिन ये नहीं बताया कि इन्होंने लोकस के नाम पे तो फंड निकाले थे, और अभी जब हम लोकस से लड़ रहे हैं, हमें तो बड़ी नसीहतें इन्होंने की। मैं मानता हूं, मैं जवाब भी देता हूं कि आपके दौर में, नून के दौर में जिहाज होनी चाहिए थे, स्प्रे करने के लिए आपके पास तमाम चीजें दस्तयाब होनी चाहिए थी। स्पीकर साहब, आप खुद कमेटीज को चेयर करते हैं, एग्रीकल्चर से आपको भी उतना ही प्यार है, मोहब्बत है, जिस तरह पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर, ज़राअत से के शोबे से वाबस्ता है। तो स्पीकर साहब, आपने खुद भी कमेटीज में देखा कि जिहाज नहीं थे, आप चाइना से और दुनिया से कहीं से आप जो उसके लिए जरूरियात चाहिए वो आप मंगवा रहे हैं, एनडीएमए के थ्रू हम मंगवा रहे हैं, लेकिन जो वहां पे जहाज खड़ा है स्पीकर साहब, उसको उठाने के लिए इनके पास स्प्रे नहीं होता। जहाज है, स्प्रे नहीं है, वहां पे उनके लिए बंदा नहीं होता इनके पास। ये किसकी जिम्मेदारी थी? सक्कर में है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, लेकिन एग्रीकल्चर ने क्या किया स्पीकर साहब? सिंध के अंदर सरकारी महकमों के, ज़राअत के खुसूसन 133 गाड़ियां गायब थी। लोकस का मुकाबला करने के लिए ये नोटिफिकेशन निकालते स्पीकर साहब, लोकस का मुकाबला के लिए मजीद बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी जाए ऑफिसर्स के लिए। तो स्पीकर साहब, ये मुकाबला है, ये संजीदगी है कि हम यहां पे इस मुश्किल सूरत हाल में एक तरफ कोरोना की वबा से लड़ रहे हैं,
दूसरी तरफ हम लोकस का जो इतने अरसे से एग्रीकल्चर की तरफ आपको तवज्जो देनी चाहिए थी, और आज मुझे फख्र महसूस हो रहा है स्पीकर साहब, ये एग्रीकल्चर के ऊपर बात करते हैं, इनके दौर में निगेटिव में एग्रीकल्चर ग्रोथ चला गया था, आज 2.4 है। तो स्पीकर साहब ये संजीदगी का आलम है और ये नोटिफिकेशन है। मैं आता हूं बजट के ऊपर। स्पीकर साहब इन्होंने बात की कि हमने कहा और ये कोरोना के पीछे चुप रहे हैं, मार्च से पहले इनकी इकोनॉमी की क्या हालत थी। मैं फाइनेंस डिवीजन की और इकोनॉमिक टीम की वो जो ऑफिशियल रिपोर्ट है मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले मैं वो बताऊंगा क्योंकि स्वीडन की इकोनॉमी हमने इनहेरिट नहीं की, हमें विरासत में क्या चीज मिली थी, पहले वो इंडिकेटर्स कौम के सामने रखते हैं, फिर हमारे इंडिकेटर्स क्या है वो रखते हैं और फिर बजट के ऊपर आते हैं। स्पीकर साहब 2018 में एक रिपोर्ट आती है स्पीकर साहब, और मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रखता हूं। 2018 2 अगस्त को रिपोर्ट आती है कि 7 दुनिया के अंदर मुमालिक है जो कि दिवालिया होने जा रहे हैं इस साल। 7 मुमालिक का 2 अगस्त 2018 में जिक्र होता है स्पीकर साहब, हमारी हुकूमत से 15 दिन पहले ये रिपोर्ट आती है कि दिवालिया होने जा रहे हैं 7 मुमालिक, उसमें हमारा पाकिस्तान भी है। ये ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट है, ये फाइनेंशियल टाइम्स की भी रिपोर्ट है स्पीकर साहब कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहे हैं। क्यों दिवालिया होने जा रहे हैं वो इंडिकेटर सामने रखते हैं कि करंट अकाउंट डिफिसिट आपका हाईएस्ट एवर 19.9 बिलियन डॉलर्स, ट्रेड डिफिसिट सबसे ज्यादा कब पूरे अरसे में सबसे ज्यादा 32 बिलियन डॉलर्स, एक्सपोर्ट में जीरो ग्रोथ, 5 साल जो नून के दौर के थे और उनका तो जो हाल था वो सबके सामने है। सर्कुलर डेट 1200 बिलियन, नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स नेगेटिव में, स्टेट इंस्टीट्यूशंस तमाम के तमाम तबाह, स्टील मिल खसारे में। कब गया जो अभी मौसूफ यहां पे गुफ्तगू कर रहे थे कि 2007 अप में स्टील मिल 9.2 बिलियन कमा के देता है पाकिस्तान को, लेकिन जैसे इनके अब्बू आ जाते हैं, इनकी हुकूमत आ जाती है, सीधा स्टील मिल जो है वो खसारे में चला जाता है। फिर इनके नून लीग की हुकूमत आती है स्पीकर साहब, खसारा मजीद बढ़ता जाता है। पीआईए इनके दौर में खसारे में चला गया, इन्होंने बेड़ागर कर दिया। पाकिस्तान पोस्ट उनके दौर में खसारे में चला गया, इन्होंने बेड़ागर कर दिया। पाकिस्तान रेलवे उनके दौर में खसारे में चला गया, इन्होंने बेड़ागर कर दिया। और 2 चीजें मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि इनकी मईशत का मैं क्या कहूं स्पीकर साहब कि अगर नून का पूछे तो इनका जो वजीर खजाना है मफरूर और इश्तिहारी, जो इनका मुशीर खजाना है उसने क्या बयान दिया कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदेगा उसको स्टील मिल मुफ्त में देंगे। अनूठी पेशकश स्पीकर साहब कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदेगा हम स्टील मिल उनको मुफ्त में देंगे। ये मुशीर खजाना इनका ये बयान देता है। ये कौन सा उसमें? जी सर, कहाँ? स्पीकर साहब ये खुद उसने इसकी वीडियो भी मौजूद है और ये मैं टीवी चैनल के आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं उस वक्त की, इसके ऊपर मैंने बयान भी दिया था। स्पीकर साहब होता क्या है, ये उनकी बयान है, मिफ्ता इस्माइल साहब का बयान है स्पीकर साहब कि इनका वजीर खजाना जो था वो मुझसे मफरूर और इश्तिहारी बन गया। जो मुशीर खजाना है वो कहते हैं कि पीआईए ले लो, स्टील मिल मुफ्त में ले लो। तो इनके हालात थे स्पीकर साहब। अब उनकी अगर बात करें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस मुल्की दारों की बात करते हैं, एम्प्लॉइज की बात करते हैं, अच्छी बात है स्पीकर साहब। मैंने अपोजिशन में जब खसारा बढ़ता गया और शुरू कहां से हुआ था, यही जो मौसूफ अभी बात कर रही थी और फिर यहां से हमेशा की तरह 9-2-11 हो गए। वो जो बात कर रहे थे इनके दौर में आगाज हुआ था खसारे में, लेकिन इन्होंने क्या किया जो आजकल पार्टनर बने हैं कि एक बंदा लेके आए 50 लाख तनख्वाह पे, गोरा कि बड़ा जहन है, बड़ा ब्रेन है, वो यहां पे आए। हमने सवाल उठाया कि 50 लाख रुपए दे रहे, क्यों दे रहे? कहते कि बहुत बड़ा दिमाग है उसके पास। स्पीकर साहब कुछ अरसे बाद पाकिस्तान का एक पीआईए का तैयारा गायब होता है और तैयारा बरामद होता है कि जो मौसूफ यहां से चले गए वहां पे इनका तैयारा भी चोरी हो गया। स्पीकर साहब यहाँ पे गोदाम से सिर्फ गोदाम गायब नहीं होता, सिर्फ पैसे चोरी नहीं होते, यहाँ पे तैयारे चोरी होते थे। ये थी इनके इंडिकेटर, इनकी हालत। हमारे दौर में क्या हुआ स्पीकर साहब? फिर आते हैं इमरान खान के दौर के ऊपर कि 2 अगस्त 2018 को कहा जा रहा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है कि 7 मुमालिक दिवालिया होने जा रहे हैं और हमारे पाकिस्तान का जिक्र कर रहे थे। हमने क्या किया कि इस साल कोरोना से पहले, जो इन्होंने कहा था कि कोरोना के पीछे मत छुपे, मार्च तक पहले 3 क्वार्टर्स का डेटा सामने रखता हूं। एफबीआर टैक्स 17% इजाफा हुआ,
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 137% इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट आपकी बड़ी, इनके एक्सपोर्ट्स क्या था कि एक्सपोर्ट में जीरो ग्रोथ थी स्पीकर साहब। एक्सपोर्ट्स आपकी बड़ी, रिमिटेंसेस इन्होंने कहा था कि बाहर से पैसे आएंगे, पाकिस्तानी भेजेंगे, 6% रिमिटेंसेस आपके बढ़े। स्पीकर साहब, करंट अकाउंट डिफिसिट हमने कम किया, 73% उसमें कमी लेके आए। और उसके बाद 5,000 अरब इन्होंने पैसे की बात की, इनके लिए हुए कर्जों की सूद में हमने वापस कर दी, इमरान खान ने वापस कर दी। अब स्पीकर साहब इन्होंने एक और बात की, और मैं बड़ी दलील से बात करूंगा, एक एक डेटा रखूंगा। इन्होंने बड़ी बात की कि अगर आप लोग अखराजात की बात करते हैं और आप लोगों ने तनख्वाहें नहीं बढ़ानी थी, तो आप जरा वजीरों, इमरान खान और इनकी तनख्वाह कम कर देते। जनाब, आपकी नजरों से नहीं गुजरा, पहले साल ही हमने वजीरों की और इमरान खान की तनख्वाह में 10% कमी कर दी थी और इस साल फ्रीज कर दिया। स्पीकर साहब, सिर्फ ये नहीं किया कि हमने कौमी खजाने का तहफ्फुज करना था। इमरान खान इस वक्त वजीर आजम हाउस में नहीं रह रहे, अपने जाती घर बनीगाला में वो रह रहे हैं और अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं स्पीकर साहब। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है स्पीकर साहब कि उसके अखराजात में भी जो एलोकेटेड बजट था, पहले साल 33% कमी की गई थी, इस साल जो एलोकेटेड बजट था उसमें भी 21% कमी इमरान खान ने कर दी। अब मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इशू है और क्या वजह है स्पीकर साहब कि आपके अब्बू जरदारी 850 करोड़ बैरूनी मुल्क दौरों पे खर्च करते हैं। उनके सिक्योरिटी के ऊपर मैं इनको कागज देता हूं, ये यहां से ना जाए, मैं इनको कागज देता हूं कि इनके वालिद साहब की सिक्योरिटी और इनके मूवमेंट पे एक एक वक्त में 2000 और 2500 पुलिस की सिक्योरिटी एहलकार होते हैं। पाकिस्तानी कौम उनका पैसा अदा करती है, एक एक पुलिस के ऊपर 40-40 हजार का कम से कम खर्च आता है। स्पीकर साहब, ये मैं, आप और हमारी अवाम उठा रही है। स्पीकर साहब, इसके साथ साथ मैं बात करूंगा दूसरी जुमात की भी कि 850 करोड़ सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान के बैरूनी मुल्क दौरों के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर लगा। 2700 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार रायवन की तहफ्फुज के लिए काम कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। स्पीकर साहब, इलाज इनका बाहर 5-5 कैंप ऑफिस, इनका जो अपना नोडेरो का घर है, लाड़काना के घर को इन्होंने कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर दिए थे। इनका गिलानी मुल्तान जाता है, अपने शहर जाता है, लाहौर में अपने घर में होता है, कैंप ऑफिस डिक्लेयर कर देते थे कि पाकिस्तानी कौम उनका खर्चा उठाए। स्पीकर साहब, हमने इसमें कमी कर दी है और हमने यहां पे खर्चे कम कर दिए हैं। हमने बैरूनी मुल्क दौरे, आप जो बड़े बड़े दावे करते थे, बड़े बड़े खर्चे करते थे, कैंप ऑफिस 5-5, वो तमाम का तमाम खत्म। वज़रा की तनख्वाह में 10% कमी कर दी गई थी। इमरान खान ने पहले साल 33%, वज़ीर आज़म हाउस में नहीं है, कैंप ऑफिस में नहीं, लेकिन जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, जो वहां पे लोग रोजगार भी करते हैं, ऑफिस के अखराजात भी होते हैं, उसमें पहले साल 33% और इस साल 21% कमी की। अब स्पीकर साहब आते हैं इनकी तीसरे इशू के ऊपर। स्पीकर साहब, इन्होंने बैरूनी मुल्क दौरों की बात की, कश्मीर का जिक्र किया। मैं आखिर में आऊंगा बजट इस साल का और सूबों के ऊपर, लेकिन उससे पहले मैं मुनासिब समझता हूं, इन्होंने कहा कि कश्मीर की नुमाइंदगी। स्पीकर साहब, पाकिस्तान की पूरी 50 साल की तारीख देख लीजिए, इंडिया कश्मीर को अपना अंदरूनी मसला समझता था। स्पीकर साहब, पिछले 54 साल में पहली दफा ऐसा मौका आया कि एक साल के अंदर 2 दफा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के ऊपर बहस होती है। स्पीकर साहब, सिर्फ ये नहीं होता कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इमरान खान कश्मीर का सफीर बन के गया था। स्पीकर साहब, इनकी लिए परवाह नहीं, इन्होंने वजीरिस्तान की भी बात की, कश्मीर की भी बात की। हाँ, आपके वालिद साहब भी गए थे, जरदारी साहब गए थे वहां पे। इन्होंने एक बात की थी कि ड्रोन हमले करते जाए, उन लोगों को मारते जाए। मैंने CIA के डायरेक्टर हुसैन अकानी और जरदारी की मुलाकात का पिछले बजट में भी हवाला दिया था कि आपने जो मुलाकात की कि वजीरिस्तान के लोगों को मारे, ड्रोन हमले करते रहे, कोलेटरल डैमेज की परवाह ना करे, मैं संभाल लूंगा। विकीलीक्स में आता है कि गिलानी गया अमेरिकन सफीर के पास और उसको कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाएंगे।
लेकिन फिर घर चले जाएंगे, भूल जाएंगे। इमरान खान ने कौम मुत्तहिदा गए, वहां पे पुख्तूनों की भी नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की, आलम इस्लाम की नुमाइंदगी की, कश्मीर का सफीर बना और आलम इस्लाम का तर्जुमान बना। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? आप तर्जुमानी की बात करते हो, हमारे लिए मुसलमान है, हमारा दिल दुखता है जब कभी यहां पे एड स्पीच होती है, खत्म नबूवत के ऊपर मुसलमानों की जब दिल आजारी होती है। स्पीकर साहब, जब इमरान खान की आवाज गूंजी अक़वाम मुत्तहिदा के ऐवान में, जहां पे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता था, मदीने की रियासत की बात होती है, या कनाबुदो या कनस्ताइन से आगाज होता है, और असल में असल आशिक रसूल की वहां पे झलक नजर आती है। स्पीकर साहब, मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाता है। स्पीकर साहब, मैं अब आता हूं इनके बजट के ऊपर, कि इन्होंने बजट पे के ऊपर जो सवाल किए। जी No cross talk, please. No cross talk, please. नहीं, मैं ऐसी बातें नहीं करता। अच्छा, स्पीकर साहब, अब आते हैं बजट के ऊपर। इन्होंने पूछा कि कोरोना के पीछे ना छुपे। जनाब, 1200 अरब का पैकेज, एहसास प्रोग्राम जो सुबह को हमने दिया, जिस तरह के टेस्टिंग को हमने यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाई, किस तरह हमने यहाँ पे आपके वेंटिलेटर्स, 3 चीजें मैं और बताऊं स्पीकर साहब की, पीपीई किट्स आज आप अपना बना भी रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मास्क अपना बना रहे हैं, सैनिटाइजर्स अपना बना रहे हैं, पाकिस्तान अब वो वेंटिलेटर्स बनाने की तरफ जा रहा है। स्पीकर साहब, हमने 2 महीने के अंदर ये चीजें की है, लेकिन अब बजट का इन्होंने पूछा है, तो बजट के ऊपर मैं आता हूं। सबसे ज्यादा इस वक्त प्रायोरिटी क्या थी? कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगेगा। स्पीकर साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा बजट आया, कोई नया टैक्स नहीं है। दूसरी चीज स्पीकर साहब, एहसास प्रोग्राम, एहसास की इन्होंने बात की। स्पीकर साहब, एहसास इमरान खान के दिल के नजदीक है, लेकिन ये नए पाकिस्तान की बुनियाद है। हमने हुकूमत में आते साथ ही पहले महीने में जो सड़कों पे सोते थे पाकिस्तानी, स्पीकर साहब, उनको सड़कों से उठाया और रियासत ने उनको मेहमान बना दिया। स्पीकर साहब, इनको और इनके पार्टी और लोगों को इस बात का एहसास इसलिए नहीं होगा स्पीकर साहब कि इनके अगर हुकूमत में 5-5 कैंप ऑफिस थे तो यही सड़कों पे जिंदा लाशें नजर आती थी। स्पीकर साहब, क्या ये हमारे मजदूर तबका जिनको दिहाड़ी ना मिलती, मजदूरी ना मिलती, स्पीकर साहब, ये सड़कों पे भूखे पेट सोते थे? स्पीकर साहब, उन लोगों को हमने सड़कों से उठाया, रियासत का मेहमान बनाया, लंगर खाना खोला। ये मौसूफ लंगर खाने के ऊपर बड़ा शोर मचाया था कि आप लंगर खाने खोल रहे हैं। जनाब, आपके लिए नहीं खोल रहे, उनके लिए खोल रहे जो गरीब है, भूखे पेट सोता है। रियासत ने उन लोगों के लिए लंगर खाने बनाए ताकि वो भूखा पेट ना सोए। अब ये क्या स्पीकर साहब, ये वही मदीने की रियासत के अमीर उम्मीन रात को पूछता था कि मेरी रियासत में कोई भूखा पेट तो नहीं सोया। ये एहसास उन लोगों को होता है। मौसूफ तो कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। जनाब, मैं आपके सामने डेटा रखता हूं कि आपके सिफ्तर के अंदर पिछले 5 सालों में 3000 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार बन चुके हैं। 5 सालों में 3000 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार बन चुके हैं। स्पीकर साहब, जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ तो कराची, सिंध, हैदराबाद, सक्कर, इन इलाकों में मैंने खुद देखा कि लोग खाली बर्तन लेके आए थे कि हमें खाना दे दो, लेकिन राशन का पैसा किधर चला गया किसी को पता नहीं। स्पीकर साहब, वहां पे स्टंटेड ग्रोथ सबसे ज्यादा इस वक्त सिंध के अंदर है, तो मैं सवाल करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एहसास प्रोग्राम किसके लिए है? 208 अरब इस साल रखा गया है बेवा खवातीन के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बुजुर्ग शहरियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। रियासत जिम्मेदारी उठाएगी, हम जिम्मेदारी उठाएंगे, आप भी उसी तरह जिम्मेदारी उठाए। 62% फंड आपको मिलता है, सूबों को मिलता है। स्पीकर साहब, 38% बजट वफाक के पास रह जाता है, लेकिन उसमें भी आप 2500 कर्जों की सुद की मद में अदा करने होते हैं, खसारे से आगाज होता है, उसमें भी आप ये चीजें दे रहे हैं। स्पीकर साहब, दूसरी चीज, कामयाब जवान, 100 अरब का हमने कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू कर दिया पहले साल, इस साल भी कामयाब जवान हमारी प्रायोरिटी। तीसरी चीज कि हमने मर्ज डिस्ट्रिक्ट की बात की स्पीकर साहब, कबाइली अजला की। जरा मैं सबको कहता हूं, और जो यहां पे बैठे तो उस वक्त डेस्क बजा रहे थे, मैं उनसे भी पूछता हूं, आपको पता है
कि सबसे पहले मर्द डिस्ट्रिक्ट के लिए फाटा इंतजाम के बाद जो वादा किया गया था फाटा के लोगों के साथ कि उनको एनएससी में 3% शेयर हर सूबा देगा, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने दिया। अगर किसी सूबे ने नहीं दिया तो ये जो बंदा फाटा की अब यहां पे नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रहा था, इसने नहीं दिया। मैं यहां पे तमाम जमशुदा अजला के लोगों की तरफ से आपसे न सिर्फ मुतालबा करता हूं, फाटा के लोगों को कहता भी हूं कि अपने हक के लिए मैं आपके आगे होऊंगा और आप आ जाए, इंशाल्लाह हम मुकाबला करेंगे, 3% शेयर इससे लेंगे। स्पीकर साहब, तकरीरें थी, भड़कती भड़के थी, 3% शेयर अगर नहीं मिला तो आपकी वजह से नहीं मिला। हमने पहले साल भी जमशुदा अजला को प्रायोरिटी रखा था। पहली दफा वजीरिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी, वजीरिस्तान के अंदर कॉलेजेस, उनके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए स्कूलों के प्रोग्रामात, उनके लिए सैनिटेशन, सबसे अरबा रुपए के फंड्स हमने जमशुदा अजला के लिए रखे थे। इस साल भी हमारी प्रायोरिटी मैंने मड डिस्ट्रिक्ट सी है और हम उनको तरजीह दे रहे हैं। लेकिन स्पीकर साहब, यहां पे दावा किया गया, बड़ा यहां पे दर्द दिखाने की कोशिश की गई। मुझे पता है कि आपके वालिद साहब ने जिस तरह अमेरिका में जाके CIA डायरेक्टर के साथ कहा था कि वजीरिस्तान वालों के ऊपर ड्रोन हमले करो, उनको मारो, इनकी फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। आज भी आप ही उसी नक्शे कदम पे चलते हैं, दावे तो करते हैं, तकरीर तो जाड़ दी, शेयर नहीं देते, शेयर आप नहीं दे रहे, हम जबरदस्ती लेंगे आपसे। यहां पे वजीरिस्तान के MNS भी बैठे हैं, मैं इनको भी कहता हूं कि आपने भी इसको उठाना है। अगर बात करनी है हकीकत के ऊपर करनी है, लोगों को उनका हक दो। स्पीकर साहब, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट बजट पहली जो जिस चीज का किया था, पहला जुमला इनका गलत था कि इसमें बजट के कितनी प्रायोरिटी हुई थी। अब मैं आता हूं डेवलपमेंट के ऊपर। स्पीकर साहब, इस वक्त इमरान खान ने कहा कि मुश्किल वक्त है, मसाइल है, लेकिन हमारी तरजीह जो है वो तरक्याती काम भी है ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। और स्पीकर साहब, मैं आपको हमेशा सुनता हूं, देखता हूं कि जब हम खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी तब भी आपने मगरिबी रूट के ऊपर बड़ी कोशिश की थी कि हमारा वेस्टर्न रूट बने, क्योंकि हमारा साउथ KP, हमारा बलूचिस्तान, हमारा जो इवन क्या मर्ज डिस्ट्रिक्ट वजीरिस्तान की बात करें तो उनकी जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी वेस्टर्न रूट, चतराल, स्वात, दिर, गिलगित बल्तिस्तान, यहां से शुरू करके अगर हम नहीं जाएंगे तो इन इलाकों को तरक्की कैसे मिलेगी। इन्होंने वेस्टर्न रूट में उसको आगाज नहीं किया था, शामिल किया था। हमारे दौर में अल्हम्दुलिल्लाह वेस्टर्न रूट पे काम शुरू हो चुका है और इस साल हमारा 2 बलूचिस्तान के बड़े मंसूबों के ऊपर वेस्टर्न रूट के ऊपर काम हो रहा है और अगले साल DA खान से जोब और कुचला जो हमारा वो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। इन्होंने जब हमने एहसास की बात की, स्पीकर साहब, ये बताएं कहां पे काम हो रहा है? अच्छा, मैं प्रोजेक्ट का नाम बता दूं। इस वक्त यारिक सागू जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है उसके ऊपर 210 किलोमीटर की सड़क है। स्पीकर साहब, इसके ऊपर आगाज हो गया। CPEC का जो जोब कुचलाक है 305 किलोमीटर, इसकी प्रोक्योरमेंट हो गई और DA खान से जोब, तो ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा। बलूचिस्तान का इलाका आपका महरूम इलाका था, बलूचिस्तान के हुकूक को इन्होंने बात बहुत की, लेकिन इनको पता था कि मुराद सईद आएगा और बात करेगा तो फिर उसके पास जवाब नहीं होगा, लिहाजा 9-2-11। स्पीकर साहब, टोलेजी में तलखी थी उसके ऊपर मैं आखिरी हिस्सा मैंने रखा है। वो ये समझ रहा था कि ये मुराद अली शाह है, वो भूल बैठा था मुराद सईद है। स्पीकर साहब, अब मैं आता हूं। हमने कहा कि एहसास शुरू किया 208 अरब का, कहते हमने सड़कें बनाई। हमने कहा कि 1200 अरब रिलीफ पैकेज दिया, कहते कि हमने सड़कें बनाई। हमने कहा कि पनाहगाह, हमने कहा कि इमरान खान ने खर्चे कम किए, कहते कि हमने सड़कें बनाई। हमने कहा कि बीवाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को हमने मंसूबे दिए, कहते कि हमने सड़कें बनाई। हमने कहा कि 1 करोड़ खानदानों को सेहत इंसाफ कार्ड के 7,20,000 तक हर पाकिस्तानी का मुफ्त और बेहतरीन इलाज हो सके, इमरान खान ने दे दिया, कहते कि हमने सड़कें बनाई। तो स्पीकर साहब, मैंने कहा कि जरा सड़कों के ऊपर आ जाते हैं। हमारे दौर में स्पीकर साहब 2 सालों के अंदर, और ये ऑफिशियल डेटा है, आप अपने पास भी रख सकते हैं ताकि पूरी कौम को पता हो, हमारे दौर में 2 सालों के अंदर जो सड़कों की एग्जीक्यूशन हुई है वो 1824 किलोमीटर है। 1824 किलोमीटर जो इनके आखिरी 2 सालों में हुई है
1230 किलोमीटर, मतलब ये कि एग्जीक्यूशन 48.2%, तहरीक इंसाफ इमरान खान की हुकूमत सड़कों में भी जीत गई है। अब आते हैं दूसरा कि बड़े मंसूबे और नए मंसूबे। स्पीकर साहब, इस साल के बजट में हमारे टोटल पीपीपी मिला के प्रोजेक्ट्स 57 नए मंसूबे हैं। स्पीकर साहब, इनका पूरे मंसूबे लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द, लेकिन क्या सियालकोट से कारिया से पिंडी, ये जीटी रोड जहां पे आबादी ज्यादा है, इनको मोटरवे नहीं चाहिए था, आपने नहीं दिया, हमने रखा है और हम ये बनाने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, बलूचिस्तान का तमाम मगरबी रूट, इनके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर आगाज नहीं था, मंजूरी नहीं थी, हमने रखा, हम करने जा रहे हैं। स्पीकर साहब, चतराल से दिर की सड़क जायका से मिलके हम उसको बनाने जा रहे हैं। फिर उसके साथ साथ स्वात मोटरवे का दूसरा फेज। चतराल से कहां? चकदारा से? चतराल ये क्या है? जायका के साथ हमारा पूरा प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस अब शुरू हो चुका है और जल्द हम उसके ऊपर भी इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। स्वात मोटरवे जो कि सूबाई प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर हमने आगाज किया था, स्वात मोटरवे की अब एक्सटेंशन होने जा रही है और हम उसको भी बनाने जा रहे हैं। फिर पेशावर से डीआई खान, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने, मतलब कुहाट, करक, लकी मरवत, डीआई खान, पसमानदा अजला, उनको भी मोटरवे की मंजूरी हो गई है और इस साल इसके ऊपर फिजिबिलिटी का काम हो रहा है, अगले साल वो भी बनेगा। पूरा मगरबी रूट एक ख्वाब नहीं रहा, हकीकत बन गई, इमरान खान ने बना दिया। स्पीकर साहब, ये तो मैंने इसलिए सड़कों की बात की, हालांकि बड़ा मुश्किल होता है कि आप सड़कों की हमेशा ये बात करें। हमने इंसानों के ऊपर खर्च करना है, वो प्रायोरिटी है, लेकिन मैंने डेटा इसलिए सामने रखा स्पीकर साहब कि कभी तो हम लोगों को बताए कि असल जो काम है वो कौम के ऊपर खर्च करना है। बलूचिस्तान की बात हुई, प्रायोरिटी बलूचिस्तान। फाटा की बात हुई, आपने शेयर नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पसमानदा अजला, उनको उठाने के लिए हमने प्रोग्राम रखे। अब स्पीकर साहब आते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कहते हैं कि आप लोगों ने तो कहा था कि सड़कों से कौमें नहीं बनती। स्पीकर साहब, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं वजीर मौसिलात हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले इंसानों के ऊपर खर्च करो, एहसास प्रोग्राम को प्रायोरिटी रखो, रिलीफ पैकेज 1200 अरब का प्रायोरिटी रखो, 1 करोड़ खानदानों को 7,20,000 का हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब मुफ्त और बेहतरीन इलाज, इसको प्रायोरिटी रखो। ये प्रायोरिटी रखी हमने, लेकिन 1438 किलोमीटर, मतलब इन्होंने जो 1200 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी, उससे भी ज्यादा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर बनाने जा रहा हूं। स्पीकर साहब, मतलब ये कि कौम का नहीं लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, पहिया चलेगा इकोनॉमी का, लोगों को रोजगार मिलेगी, कौम को सड़क मिलेगी। स्पीकर साहब, ये हो गया सड़कों के ऊपर। मैं सिर्फ एक फजल खान, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि टाइम तो काफी हो गया है और बहुत सीनियर लोग बोले हैं, आप अगर अभी तकरीर करेंगे तो कोई पता भी नहीं होगा। कल इंशाअल्लाह ताला आपका जो लिस्ट है, हम इसको कल से इसको एंटरटेन करेंगे आपके लिस्ट को, तो ये बेहतर होगा ताकि आप फ्रेश हो। और मेरी कोशिश होगी कि कल सारे हम जूनियर लोगों को मौका दें ताकि वो भी खुल के बात कर सके, उसको मीडिया में जो है ना प्रॉपर जगह मिल सके। अभी टाइम भी तो, इसलिए आपको कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि आप तसल्ली से इंशाल्लाह कल 11 बजे हम इजलास करेंगे। जी, कौमी असम्बली के इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया है और अब से थोड़ी देर पहले वजीर मुआसलात मुराद सईद यहाँ इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि एहसास प्रोग्राम इमरान खान के दिल के करीब है। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए भी आइंदा जो आने वाला बजट है, जो अनाउंस किया गया है, उसमें खासा ज्यादा जो बजट है, रकम है, मुख्तस की गई है। अभी भी बराह रास्त आप देख सकते हैं कौमी असम्बली का जो इजलास है, उसमें वजीर मुआसलात मुराद सईद बात कर रहे हैं। ले लीजिए कि क्या पार्लियामेंट के फ्लोर पे गलत बयानी किसी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब स्पीकर साहब, मैं आता हूं, इनसे सवाल करता हूं। इनके वालिद साहब ने एक मौका पे कहा था स्पीकर साहब कि ये कौन होता है मुझसे सवाल पूछने वाला। कुछ अर्सा पहले इनसे हमने सवाल किया कि सिंध के सेहत का बजट कहां पे चला गया। वहां पे एक चैनल ने सवाल किया कि सिंध के सेहत का 5.5 खरब कहां पे चला गया। इन्होंने वहां पे गालियां और धमकियां तो छोड़े स्पीकर साहब, ये मौसूफ फरजंदी जरदारी फरमा रहे थे कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने वाले। ओ भाई, आप पर्ची लहरा के आए थे, इसलिए आपको जमहूरियत नहीं लगती। जमहूरियत में जवाब देना पड़ता है और आपको जवाब देना होगा स्पीकर साहब। हम जवाब देते हैं, आपको जवाब देना होगा। मेरे चंद सवाल स्पीकर साहब, इन्होंने हमसे जो सवाल किए थे उनका मैंने बता दिया कि आपने सपासनामा पेश कर दिया, 62% पैसा, 18वीं तरमीम के बाद पैसा, एनएफसी में शेयर, आपको इस मरतबा भी सूबों को 2000 अरब से जरा मिले जा रहे हैं एनएफसी में, ये भी गलत बयानी थी। ये शेयर आप
मिलने जा रहा है स्पीकर साहब, ये पैसा आप किस चीज पे लगा रहे हो, इसका जवाब दीजिए। सिंध के सेहत का 5.5 करोड़ कहां पे लगा? क्यों वहां पे डॉक्टर फुरकान जो मसीहा है लोगों का, उन जैसे हजारों डॉक्टरों को वेंटिलेटर में नहीं मिलता? क्यों वहां पे लोगों को उठाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिलता, एम्बुलेंस नहीं होता? मैं कल सक्कर के मनाजिर देख रहा था, गधा गाड़ी पे लोगों को एक मौत को लेके जा रहे थे। स्पीकर साहब दिल दुखता है हमारा। हमसे पूछते कि आप सवाल ना करें, हम सवाल करते हैं। आप कहते कि कोई भूख से मरता नहीं। स्पीकर साहब सुनो, जो भूख होती है बड़ी सफाक होती है। स्पीकर साहब वहां पे लोग जब खाली बर्तन लेके आते थे तो यहां पे सवाल कर सकते हैं कि राशन के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आपने कहां पे खर्च किया? हमने 1 करोड़ 60 लाख लोगों को 12,000 रुपए दिया, सब पूरे पाकिस्तान ने देगा। आपने राशन किसको दिया? भाषण के अलावा। स्पीकर साहब किसी को पता नहीं। स्पीकर साहब हम सवाल करते हैं स्पीकर साहब कि आपने वहां पे लाड़काना के अंदर, चलो मैं उस चीज के ऊपर बात तो नहीं करता कि आपका हल्के और 98,000 कुत्तों के काटने के वाकयात हुए, आप क्या कर रहे हो, मैं वो नहीं पूछता। मैं भूख का पूछूंगा, मैं स्टंटेड ग्रोथ का पूछूंगा। स्पीकर साहब कि वहां पे लोगों को पूरा खुराक नहीं मिलता, क्या वो किसी के बच्चे नहीं है? आप यहां पे मजदूर, दिहाड़ीदार, रेड़ी वाला, टैक्सी वाला, आपको मजाक लगता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर क्यों हर तकरीर में रक्शी वाली की बात कर रहा है? हम करेंगे। हम सियासत में इसलिए आए थे, हम हुकूमत करने नहीं, हम यहां पे इन लोगों के लिए कुछ करने आए हैं। आपको टैक्सी वाला बुरा लगता है, आपको बुरा लगता होगा। आपको रेडी वाला बुरा लगता है, आपको लगता होगा। हम उन लोगों को सीने से लगाएंगे, उनको तरजीह रखेंगे। अगर वहां पे लोग मर रहे हैं भूख से स्पीकर साहब, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और एक और चीज, इन्होंने एक बात नहीं की स्पीकर साहब, मैं ये उम्मीद लेके आया था कि ये ओवरसीज के ऊपर जरूर बात करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी के ऊपर जरूर बात करेंगे। और किन पाकिस्तानियों के ऊपर स्पीकर साहब? कि जब हमने यहां पे फ्लाइट्स बढ़ाई, हमारा जो मजदूर तबका है सऊदी अरब और यूएई के अंदर है, पहले तो इन्होंने, इनके दौर में जेलों के अंदर सड़ रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। इमरान खान आया, 4,000 5,000 से ज्यादा सऊदी अरब की जेलों से पाकिस्तानी को रिहा करवाया। सऊदी वली अहद से मुतालबा किया, अपने लिए फेक अकाउंट्स में पैसा डलवाने के लिए नहीं, यहां पे अपने लिए रोजगार और स्टील मिल लगाने के लिए नहीं, अपने पाकिस्तानियों को जेल की रिहाई से वो मुतालबा किया, रिहा हो गए। मलेशिया में 342 से ज्यादा पाकिस्तानी जो जेलों के अंदर थे उनको रिहा करवाया, खुसूसी तैयारा भेजा, लेके आ गए। लेकिन जब ये बुहरान आया, दुनिया के एयरपोर्ट बन गए स्पीकर साहब, बंद हो गए। मुझे पता है आप जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन काफी टाइम उन्होंने लिया था, मैं बस 5 मिनट के अंदर होगी क्योंकि मैं मजीद नहीं, मैं 5 मिनट में खत्म करूं। स्पीकर साहब जो वहां पे पाकिस्तानी थे स्पीकर साहब, उनको हम ला रहे थे, हमने वहां पे खुसूसी तैयारी भेजे। अभी तक 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को ला भी चुके हैं, हम उसको बढ़ाना चाहते थे। किसने मुखालिफत की स्पीकर साहब आपको पता है? इन्होंने मुखालिफत की, पीपल्स पार्टी ने। इन्होंने मुखालिफत की कि आप इनको ना ले आए। इनके रहनुमाओं ने बयान किए, मुझे आज यकीन था कि फरजंद जरदारी जब आएगा पहले मुआफी मांगेगा पूरे उन लोगों से जिनके इलाकों से और हर पाकिस्तानी से, इस पार्लियामेंट से, कि जिनके घर से एक एक बंदा बाहर है, उनसे मुआफी मांगेगा अपने रहनुमाओं के बयान के ऊपर कि कोरोना फैलाने का सबब बन रहे बैरून पाकिस्तानी। कहते कि ये मरज है। स्पीकर साहब वो मरज नहीं है, वो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। आप लोग रुकावट बने, एनसीओसी में बात नहीं मान रहे थे। आज काबीना में इमरान खान ने फैसला कर लिया, चाहे आप माने ना माने, हम पूरे पाकिस्तानियों को वापस लाएंगे। स्पीकर साहब मैं एक और चीज करता हूं, क्या वजह है? आपने एटीएम और इन चीजों की बात की। स्पीकर साहब आज मैं एक चीज आपके सामने लेके आ रहा हूं। 5.5 करोड़ सेहत का पैसा हिसाब नहीं, स्ट्रेचर एम्बुलेंस का पैसा हिसाब नहीं, गोदामों से गंदुम गायब हिसाब नहीं। 1 करोड़ 40 लाख का गोदाम, गंदुम जिस गोदाम में पड़ा होता है, उसका किराया 3 अरब 40 करोड़, उसका हिसाब नहीं। वहां पे पानी के प्रोजेक्ट तर के अंदर 104 अरब का दावा था कि तर में हमने पानी के मंसूबे शुरू किए, पानी से अमवात हो रही है। इंटीरियर सिंध के अंदर इन्होंने स्टंटेड ग्रोथ के खात्मे के लिए और गुर्बत के खात्मे के लिए अरबा के मंसूबों का ऐलान किया, एक भी प्रोजेक्ट जमीन के ऊपर नहीं। स्पीकर साहब कराची के अंदर इस वक्त पानी का मसला तो छोड़े, सबसे बड़ा माफिया पानी माफिया बन चुका है, उस पैसे का हिसाब नहीं। मतलब ये कि लाड़काना को एड्स अदा कर दिया,
वहां पे आपने कराची को गटर जदा कर दिया। अगर हम इस पैसे का सवाल करें तो उसके ऊपर खामोशी, लेकिन यहाँ इस तरह तकरीरें जाते हैं जैसे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके सामने ये JIT रिपोर्ट लेके आया हूं इनके फर्जंद जरदारी के वालिद साहब का, कि आपने जब भी इस पैसे का पूछना है कि तर में भूख से मरने वाले उजैर बलोच से अजीज मेहमद तक, गोदामों से गंदम गायब होने तक, पानी माफिया और नई बिल्डिंग की इजाजत देने वालों से लेके सिंध को नूचती और लूटती पीपी की कहानी सुननी है तो ये पैसा जरदारी, अब्बू जरदारी के बैंक अकाउंट की JIT में जाता है। और आज मैं स्पीकर साहब गुजारिश करता हूं, ये मैं आपको पार्लियामेंट को ये रिकॉर्ड के लिए देना चाहता हूं कि इसको पार्लियामेंट की रिकॉर्ड में रख के कि आने वाली नस्लें, मौजूदा पार्लियामेंट जब भी सिंध की तबाही की बात हो, जब भी सिंध के खस्ता हाल सेहत की बात हो, जब भूख से कराची और सिंध में अमवात की बात हो, जब वहां पे बेरोजगारी की और गुर्बत की बात हो, जब स्टंटेड ग्रोथ की बात हो, जब वहां पे बच्चे बिलक बिलक से मौत, पानी ना मिलने की वजह से मर रहे हो। स्पीकर साहब, इसका कोई पाकिस्तानी सवाल पूछना चाहे तो इनको ये JIT रिपोर्ट दिखा दीजिएगा और ये आज पार्लियामेंट में रिकॉर्ड का हिस्सा है। तमाम कौमी असम्बली के मेंबरान को मैं कहता हूं कि इसको पढ़ लीजिए, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना दीजिए। आखिर में स्पीकर साहब, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैंने एक एक सवाल का जवाब दिया स्पीकर साहब। मैं बहैसियत पाकिस्तानी और बहस जमहूरियत के नाते हम इनको जवाब दें, हर सवाल का जवाब देने का, लेकिन ये भी 35-40 सालों से नस्ल दर नस्ल हुकूमत में आ रहे हैं, इनको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। स्पीकर साहब, एक मिसाल देनी पड़ेगी कि 62% पैसा आपके पास था, हमने 38% पैसे में वफाक ने पहले आपका 2,500 अरब रुपया कर्जा जो आपने लिया था वो अदा किया और उसमें 1,200 अरब का पैकेज भी हम लेके आए। 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को हमने ये भी दे दिया। तो आपने क्या किया स्पीकर साहब? इन सवालों का हम जवाब पूछेंगे। और एक आखिर में आखिरी बात स्पीकर साहब करूंगा कि हमने मुश्किल सूरत हाल में, मैंने आपके सामने दुनिया का डेटा रखा कि अमेरिका में मौत कितनी हुई, हमारे हमसाये मुल्क के अंदर 50% ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, चले गए। 33% को अगर 2 हफ्ते के अंदर खुराक ना मिला भूख से मर जाएंगे। ये इंडिया की सूरत हाल है, ये आलमी मईशत है। स्पीकर साहब, हम इसके अंदर मुकाबला कर रहे हैं। मैं अपने पाकिस्तानियों को कहता हूं कि इनको तो हर चीज, खुराक छोड़े, जायदाद छोड़े, इनको तो पार्टियां वरासत में मिलती है। पर्चा लहरा के ये आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं किसी को जवाब दे नहीं। ये सही कहता है, जमहूरियत में जवाब दिया जाता है, अमरीयत में और इस तरह वरासत में जो चीज मिल जाए उस पर जवाब नहीं दिया जाता। स्पीकर साहब, ये ठीक कह रहा है। ये यहाँ पे पार्लियामेंट को सिंध की काबीना समझ बैठा है, मुराद सईद को मुराद अली शाह समझता है, यहाँ पे बढ़के मारता है। लेकिन स्पीकर साहब, कौम को मैं क्या कहता हूं कि खुदारा ये लोग तो यहाँ पे डायलॉग भी मारेंगे, कोई इनको फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे लाशें उठी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर अस्पतालों पे रश हो गया, क्योंकि इन्होंने तो देना कुछ नहीं है, इन्होंने तो तकरीरें जाननी है, इन्होंने तो राशन का पैसा खा लिया, वेंटिलेटर्स नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। स्पीकर साहब, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आम पाकिस्तानी को, हमारे और आपके पाकिस्तानियों को। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जो वजारत सेहत की तरफ से आपको हिदायत दी जाती है, खुदारा उस पर अमल करे, क्योंकि मैंने आपको सामने दुनिया का डेटा रखा कि दुनिया का सबसे मजबूत मईशत, यहाँ पे 12 करोड़ लोग, 4 करोड़ लोग उनके बेरोजगार हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? हम तो वैसे गुर्बत की नहीं जितनी गुजार रहे हैं। दुनिया का बेहतरीन हेल्थ सिस्टम इटली के अंदर, कनाडा, अमेरिका, यूके, वो घुटने टेक चुका है। स्पीकर साहब, हमारे यहाँ तो अस्पतालों की ऐसी हालत है कि अभी मैं सवाल करूंगा कि जरदारी साहब कौन से अस्पताल में है, अल्लाह की कसम किसी सरकारी अस्पताल में नहीं होंगे। स्पीकर साहब, थैंक यू जी। इसमें खत्म करता हूं स्पीकर साहब, ये हमारी सूरत हाल है। उसके साथ जो हुकूमत की तरफ से SOPs दी जाती है स्पीकर साहब, मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि उसके ऊपर भी अमल दरामद हो। आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हम इंशाअल्लाह जितनी भी इंडिकेटर्स हैं, आपने मुल्क को खसारों में छोड़ा, इदारों को तबाह किया, लूट मार का आगाज किया, सेहत तबाह, तालीम तबाह, सेहत की सहूलियात नहीं जो 70 सालों में आपने नहीं दिया था, 3 महीनों के अंदर हमने दिया। हम इंशाअल्लाह नियति से अपने गरीब तबके को प्रायोरिटी रखेंगे, मजदूर को प्रायोरिटी रखेंगे। किसान हमारी तरजीह है, हमारा छोटा रक्शे वाला, वहां पे एम्बुलेंस वाला, ये हमारी तरजीह। स्पीकर साहब, हम इंशाअल्लाह इसी को नए पाकिस्तान कहते हैं, यही हमारा ईमान है। और एक चीज कि आप जब यहां पे तकरीरें झाड़ते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करें, हौसला करें।
यहां पे तो आप जो जो जुमले बोल लेते हैं थोड़ा सा बर्दाश्त करने की, थोड़ा सा बर्दाश्त होना चाहिए। थैंक यू। कि यहाँ पे कोई उठे और आप यहाँ से भाग जाते हैं स्पीकर थैंक साहब, यू। इस चीज को अच्छा, मैं एक मिनट। हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा मेहनतकश हमारी तरजीह है, ऐसा कहना है वजीर मवासलात मुराद सईद का। कौमी असम्बली में मौजूद अब से थोड़ी देर पहले इजहार ख्याल कर रहे थे। कहना उनका यही है कि यहाँ मौजूद अपोजिशन की जानिब से जब से बजट पेश किया गया है तनकीद की जा रही है और ऐसा कहने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि शायद वजीर आजम इमरान खान कोरोना की वजह हैं। उन्होंने बताया कि बहस की जा रही है, तनकीद की जा रही है, लेकिन सूरत हाल क्या है उस पर अभी वो बहस कर रहे थे, इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना आने से कबल पाकिस्तान के अंदर 2 लेबॉर्ट्रीज मौजूद थी। इस वक्त इन लेबॉर्ट्रीज की तादाद 111 हो चुकी है। 100 टेस्ट एक वक्त में किए जा सकते थे, अब इनकी तादाद 50,000 के करीब पहुंच गई है। वेंटिलेटर्स जो पिछले 70 साल में मुल्क के अंदर मौजूद थे उनको अब डबल कर दिया है मौजूदा हुकूमत ने, और ऑक्सीजन बेड्स की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। सिंध गवर्नमेंट पर उन्होंने बहुत ज्यादा तनकीद की है। सिंध गवर्नमेंट से उन्होंने ये सवाल किया है कि उनकी सेहत का बजट कहां गया। राशन की बजाय सिंध हुकूमत ने लोगों को भाषण दिया है। साथ ही साथ टिड्डी दल के हवाले से कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। बजट का एक बार फिर से उन्होंने दिफा किया और ये वाजे किया कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए मौजूदा हुकूमत ने एक बेहतरीन बजट पेश किया है।